everybody, and here I am, your biology faculty Varsha from iQuanta for NEET। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जो है अगर बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो एग्जैक्टली आपका पाथवे किस तरीके से होना चाहिए। आपने क्या ऐसी चीज़ करनी है कि आपका कुछ भी चीज़ जो है, कुछ भी प्रिपरेशन, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट मिस ना हो जिसकी वजह से आपका नीट 2026 खराब हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, नीट 2025 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है बच्चों, रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं, राइट। और आज मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिन बच्चों ने 2025 के एग्जामिनेशन पैटर्न की वजह से और उनको ऐसा लगा कि शायद एनटीए ने कुछ ऐसा सवाल कर लिया है या फिर कुछ ऐसा जो भी जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि हमने मिस करा है, तो मैं नहीं चाहती कि नीट 2026 वाले जो हमारे बच्चे हैं या फिर आगे के फ्यूचर जो बच्चे हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, बिकॉज नीट 2026 के लिए मुझे पता है बहुत सारे आप लोगों में से बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, राइट। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर नीट 2026, या इट कैन बी फॉर बोथ। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कहीं से भी और कभी भी कर रहे हो तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। ओके, नाउ अब आपको यही ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखो बच्चों, इस बार जो है एनटीए ने जो पेपर दिया तो बच्चे काफ़ी परेशान हो गए कि मैम, मेरे पास ऐसे कई सारी क्वेरीज आई जहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैम एनटीए ने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने पेपर पैटर्न कुछ ऐसा चेंज कर दिया। बट बच्चों, अगर मैं कहूँ, मेरा जो एनालिसिस है, ठीक है, मेरी जो एनालिसिस है, जो कि मैंने देखा है नीट का जो 2025 का पेपर है, वो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। It was from your syllabus only बच्चों। It's just that अगर आपके पास प्रॉपर सही गाइडेंस होती तो आपने कभी वो क्वेश्चंस मिस नहीं किए होते जो आपने मिस किए हैं, जिनकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग गई है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को पूरा, ताकि आप जो है बायोलॉजी में बच्चों 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर पाओ। कितना बच्चों? 360 आउट ऑफ 360। What do you say? What do you say, my future doctors? Is it possible? Yes, it is possible. And to be very honest, आपको अगर नीट क्रैक करना है, एमबीबीएस की सीट लेनी है, तो you have to be 100% प्रिपेयर्ड इन बायोलॉजी, जहाँ पर आपका एक भी सवाल मिस ना हो। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों कि आपका एक क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग ना लगे आपको और जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग्स ना हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एग्जैक्ट चीज़ें हैं। आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको, इतनी भी सारी चीज़ें नहीं है, बस कुछ हेड पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। आप मेहनत तो ऑलरेडी कर रहे हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो मेहनत सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं। That's what you need to achieve, right? तो बस इसको देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी के लिए, what you need to do is NCERT। बच्चों, NCERT is very very important। अब बोलोगे मैम why NCERT is very important? आपको पता है इस बार भी बच्चों जो एग्जाम में पैटर्न था, इतना टफ पेपर आया था, बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत ही लेंदी था, बहुत सारी चीज़ें, फिग फ्रूट वाले क्वेश्चन पे काफ़ी इधर बहस हो रही थी कि भाई ये क्या पूछ दिया। But actually it was from your NCERT itself. So now you can understand how important it is. तो बच्चों, NCERT को तो कभी भी इग्नोर नहीं करना है। Why? Because NCERT is like your God only. Okay? तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। अब NCERT को कैसे पढ़ना है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि NCERT को एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। बच्चों, NCERT का हर एक लाइन, और जैसा कि आपको पता है इस बार नीट 2025 के एग्जाम में बेटा वहाँ से बेटा जी क्वेश्चंस आए हैं जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते थे, राइट। रामदेव मिश्रा है ना, साइंटिस्ट के बारे में, जो हम बेसिकली इग्नोर करते हैं कि यार ये वाला पार्ट तो कहाँ से ही आएगा क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये वाले पार्ट्स को भी मिस नहीं करना है, राइट। सो दैट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो। कुछ भी मिस नहीं करना है। NCERT की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक डायग्राम, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो NCERT का डायग्राम, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, NCERT का डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों बहुत सारे ऐसे MCQs आते हैं विच इज़ डायग्राम बेस्ड। नाउ
एनसीईआरटी के एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वही एक लाइन उठाकर बच्चों आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में डाल देते हैं। तो जब तक आप एक एक लाइन एनसीईआरटी के क्लियरली नहीं पढ़ोगे तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस इन द परफेक्ट वे। अगर नहीं पढ़ोगे तो वही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे एंड दैट कैन लीड टू नेगेटिव मार्किंग, विच वी डोंट वांट, राइट, विच आई तो डोंट वांट एट ऑल। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी गलती कर जाओ, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को आप कैसे फॉलो करना है, हाउ विल यू मैनेज द एनसीईआरटी, हाउ विल यू स्टडी इट, ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक यू नो, जैसे मान लो एक चैप्टर है बच्चों दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आप कैसे उस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करोगे फ्रॉम द एनसीईआरटी बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड एवरी सिंगल थिंग आई एम गोना टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करो, ओके। तो बच्चों आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा तो उसका पहले, अगर आप कोई भी कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो पहले लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर या फिर यूट्यूब पर ही अगर हमारा ही लेक्चर पसंद आए तो यू कैन वॉच दैट एज वेल। उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो बच्चों, थोड़े नोट्स तो आपके बनने ही चाहिए, राइट। नोट्स अगर आप लिखते हो चीज़ें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लिखते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में रहता है, ठीक है। तो नोट्स भी बनाइए, पहले लेक्चर को कंप्लीट करो एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, जिस तरह टॉपिक वाइज जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे अपनी एनसीईआरटी को हमेशा कवर करते जाओ, लाइन बाय लाइन। एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। एक भी लाइन में अगर कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो यू नीड टू आस्क योर फैकल्टीज कि मैम या सर इनका क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का या इस पर्टिकुलर लाइन की मीनिंग क्या है, ओके। बिकॉज देखो बच्चों, एनसीईआरटी का जो लाइन है वो एक लाइन ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो मीनिंग है वो इन डेप्थ अगर मैं बात करूँ तो इट कैन बी इन 1 पेज और 2 पेजेस, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चे आपको फैकल्टीज ही बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली इन डेप्थ कहाँ तक जाना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी है, लेक्चर देखते हुए साथ साथ में। एंड देन जस्ट जब आपका एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर हो जाए देन व्हाट यू नीड टू डू इज, क्योंकि आपने तो लेक्चर भी देख लिया, अब आपको चैप्टर समझ आ गया है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की भी पढ़ ली है, अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं बच्चे। क्या करना है बेटा, पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही है, प्लस क्या करना है, प्लस आप टॉपिक पीवाईक्यूज भी टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो। क्या, पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो, प्लस आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको इस पर्टिकुलर चैप्टर को विथ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो अब एक चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप कभी भी उस चैप्टर को मिस नहीं करोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ के छोड़ देना है, इस पर भी मैं आती हूँ। एज आई सेड, देखो प्रैक्टिस जो है ना इज द की टू सक्सेस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चे तब तक आपको जो है चीज़ें याद नहीं रहेंगी, रिमाइंड कराना पड़ता है, नॉर्मल है, वी आर ह्यूमन, वी फॉरगेट थिंग्स, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करती रहनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये कहावत ऐसे नहीं है, इट इज यू नो राइट, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब आप कैसे करोगे, एक तो मैंने बच्चे बोल दिया कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अनदर थिंग इज बच्चे ना मॉक्स का इंतजार करते हैं सिलेबस खत्म होने के बाद देने का, लेकिन ये नहीं करना है। कीप गिविंग मॉक्स, keep giving it. Why? Because it prepares you for the main exam, that is NEET. जितना ज़्यादा बच्चे आप मॉक्स दोगे ना उतना ज़्यादा बेटर वे में आप प्रिपेयर कर पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। आपको भी पता है बच्चे, बायोलॉजी में 50% क्वेश्चंस आर फ्रॉम 50% क्वेश्चन जो नीट का है दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी, राइट। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। सो कैन यू इमेजिन, तो आपको बच्चे देखो फिजिक्स में तो अपने को टाइम लगता ही है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो जहां पर हम बेस्ट है वहां पर कम टाइम दे सकते हैं, राइट। तो जब आप कंटिन्यूएशन में मॉक्स देते रहोगे तो बच्चे वो टाइम आपका इजीली मैनेज हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी कि हाँ यार मैं इतने टाइम में बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, राइट। तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आई क्वांटा मॉक्स बिकॉज दैट इज वेरी गुड एंड विथ कंप्लीट एनालिसिस, क्योंकि मॉक्स ऐसे कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका जो एनालिसिस है वो परफेक्ट हो। आपको उस पर्टिकुलर मॉक से पता चले कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रेंथ है और कौन से टॉपिक ऐसी है जहां पर आपको वर्क करना है, कौन सा टॉपिक बेसिकली वीक है, राइट।
तो तभी आपको पता चलता है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ें तो मेरी क्लियर है, बट इतनी सारी जो चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें, उस पर मुझे वर्क करना है. सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट मॉक्स आर. ओके, तो ये तो बिल्कुल करना है. ओके, इंतजार नहीं करना है सिलेबस खत्म होने का. आई अंडरस्टैंड. तो बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं, ये सब दो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. अनदर थिंग इज रिवीजन. या वेरी इंपॉर्टेंट. वाई रिवीजन इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट? रीजन इज बच्चों, रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है. द थिंग इज रिवीजन, देखो आपने कितना भी पढ़ लिया हो, बट एक बार पढ़ने से नहीं होगा. एक बार पढ़ने से नहीं होगा बच्चों. आपको एनसीईआरटी का हर एक पता होना चाहिए, कौन से पेज में किधर साइड पे डायग्राम है. इस तरीके की रिवीजन होनी चाहिए. इस तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ यार इस पेज पे ये वाली लाइन इधर साइड को थी. तो रिवीजन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी. आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेटर आप हो जाओगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में. ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ तो 3-4 बार रिवीजन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने अभी बोला ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर लिया and you studied it, you completed it in a very well manner, but afterwards you need to revise it because we are human, we forget things, right? तो revision is very important. अब क्या करना है बच्चों कि आप नेक्स्ट चैप्टर भी कर रहे हो, बट आपको हर दिन अपने टाइम टेबल में से एक हर दिन ये चीज जरूर निकालनी है कि आपको रिवीजन टाइम जरूर से जरूर देना है. नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, हर दिन बच्चों मैं एक टाइम टेबल अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, एक समराइज्ड वे में बताऊं, तो आप हर दिन का टारगेट लो. इस तरीके का टाइम टेबल नहीं रखना है कि हाँ 6 से 7 पढ़ना है, 7 से 8 खाना है. नो, नॉट दैट टाइप. यू जस्ट नीड टू मेक अ टारगेट फॉर एवरी डे टारगेट लो. वैसा लो जो आप कर पाओ, ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन में ही बस चलता रहे. रियल टारगेट्स फॉलो, रियल टारगेट जो आप कर सकते हो अचीव एवरी सिंगल डे. एंड उसी टारगेट में बच्चे आपको जो है निकालना है एक पर्टिकुलर टाइम जो स्पेशली हो रिवीजन पार्ट के लिए. ठीक है, तो दैट्स हाउ आपको हर दिन रिवीजन भी करने का मौका मिल जाएगा. एंड जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे ना बच्चे सिलेबस को, उतना ज़्यादा इतना परफेक्शन आ जाएगा कि आप बस ये फॉलो करके देखो. और अगर नहीं हो पाता है तो मुझे बताना, फॉलो करके देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस आर यू गोइंग टू फॉलो इट और नॉट. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन talk about is time management. Next thing is बच्चों time management. Time management is very important. As I said कि आप जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे, जितना ज़्यादा आप मॉक्स दोगे बच्चे, उतना ज़्यादा आपको परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मिलेगा. आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना है. मैंने क्या बोला, 180 मिनट्स 180 क्वेश्चंस. बट बच्चे मैं अगर बताऊँ आपको एग्जाम में, मैं यही आपको एडवाइस करती हूँ कि बायोलॉजी का जो 50% क्वेश्चन है, मतलब 90 क्वेश्चन ये आपके हो जाने चाहिए 1 घंटे में. ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटे ले लो, 1 hour 15 minutes. उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो ये आप कब कर पाओगे? जब आपका जो एक चीज़ है, एक कंटेंट है, वो इतनी अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है सवाल सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब जैसे इस बार 2025 का जो पेपर था वो लेंदी था, बच्चे बोल रहे थे. लेंदी इसलिए लग रहा था क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट उतने परफेक्ट वे में रिवाइज नहीं था. बट एवरीथिंग वाज फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ. ऐसा कुछ नहीं था कि एनसीईआरटी से नहीं था. तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट कब हो पाएगा? एक तो मॉक्स देते रहो, ट्राई करते रहो. ठीक है, कीप डूइंग इट, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. अनदर थिंग इज ध्यान रखो टाइम का. ठीक है, तो 1-1.25 घंटे में अगर बायोलॉजी कर लोगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा. एज यू नो वी आर फ्रॉम बायोलॉजी, सो वी आर ऑब्वियसली वीक इन कैलकुलेशंस. तो हम लोगों को बायोलॉजी हमारा स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो, इतना बढ़िया तरीके से होना चाहिए कि वो स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस कभी ना कभी नहीं बने. ठीक है, कभी नहीं बनना चाहिए. स्ट्रेंथ ऐसा हो कि भाई 100% से कम तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करें. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज हाई वेटेज टॉपिक्स. एग्जैक्टली. अब बच्चे कई बोलेंगे कि मैम इस बार तो हाई वेटेज टॉपिक्स से ऐसा कुछ आया ही नहीं था. बेटा हाई वेटेज टॉपिक्स मींस कि ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता चल जाता है. अभी अगर मैं हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करूं बच्चों, तो नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ना सेल डिवीजन टॉपिक से बहुत सवाल आए थे. क्या आपको वो हाई वेटेज टॉपिक नहीं लगता? क्या आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो है ना बच्चे. तो इसलिए देखो इंपॉर्टेंट आर जैसे ह्यूमन फिजियो हो गया बच्चे, प्लांट फिजियो हो गया. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, रिप्रोडक्टिव, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट तो है ही ना.
तो इस टॉपिक्स को पहले शुरू से करना है एंड देन उसके बाद क्या चीजें करनी है आपको, उसको एकदम परफेक्शन के साथ जो है करना है, ठीक है। नाउ अब देखो, सो दीज आर हाई वेटेज टॉपिक्स। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, अब इन हाई वेटेज टॉपिक्स को जिस तरीके से मैंने आपको बोला है ना, एनसीईआरटी कवर करो, फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। मतलब इन्हीं हाई वेटेज टॉपिक्स को अगर आपको ना समझ में नहीं आ रहा ना कि मैम कहाँ से शुरू करें, कई बार ना इसीलिए बच्चे क्या होता है कि टीचर की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार हम मेहनत तो कर रहे होते हैं पर हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली किस पाथवे पर जाना है ना। यहाँ पर मेहनत सिर्फ नहीं करने से चलेगा, वी आर इन अ वेरी टफ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ओके। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू एक्ट in a very smart manner, we need to prepare in a very smart manner. So obviously आपको जो है ज़्यादा फोकस किस पे करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स पर। कहाँ पर बच्चों, हाई वेटेज टॉपिक्स पर, नॉट जस्ट इन बायोलॉजी, इन एवरी सब्जेक्ट। बायोलॉजी में तो मैं बच्चों कहूँगी कि आपको सारी चीज़ें मतलब सारा ही कवर करना है, पर हाँ जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनसे ऐसे आपको इतनी अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक सवाल जो है बहुत ही अच्छे से आपका हो जाए, राइट। तो हाई वेटेज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने कहा है, लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ो भाई, ठीक है। हर एक डायग्राम को बस ऐसा ही नहीं, डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, तब तक जब तक नहीं करोगे डायग्राम ड्रॉ, तब तक बच्चे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि लेवल कहाँ से कहाँ करना है। जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक पता चलेगा कौन सा पार्ट कहाँ है, याद ही नहीं रहेगा बेटा। तो इसलिए डायग्राम को अच्छे तरीके से देखना, हर एक डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज डायग्राम से काफी सवाल आते हैं। अब उस डायग्राम को ना आपको ना वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले वर्जन में भी थोड़ा इमेजिन करके फिर ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो नीट का पेपर होता है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वैसे तो अपन कलरफुल डायग्राम देखते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये कब होंगी चीजें, जब आप खुद से डायग्राम ड्रॉ करोगे, तब आपको बेटर आइडिया लगेगा कि इस डायग्राम में ये वाला पार्ट कौन सा है, ओके। सो क्लियर। तो बच्चे इसलिए, और लास्ट क्योंकि भाई नीट का जो एग्जाम है वो बहुत ही टफ एग्जाम होता है, बहुत सारी परीक्षा लेता है। बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं बच्चों। नीट का एग्ज़ाम आपको आपकी लाइफ के लिए भी तैयार करता है। सो पेशेंस जो है बेटा, अगर आप अभी रख रहे हो, कंसिस्टेंसी अभी मेंटेन कर रहे हो, तो ये आपको पूरी लाइफ में काम आने वाला है। बिकॉज लाइफ आगे जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे हाँ यार, ये मैंने मेहनत करी थी, ये मैंने काम किया है, खुद पे मैंने वर्क किया है, इट इज़ हेल्पिंग मी इन द मतलब life after the NEET preparation as well. So that's what important is, and the most important thing is that what you need to do is you just need to give your best so that आपके पास कोई भी regrets ना रहे कि यार मैंने जब भी करनी थी ना चीज़ें तो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, ओके। तो बच्चों क्या करना है आपको बायोलॉजी के लिए, अगर बेस्ट 360 आउट ऑफ 360 करना है तो ये चीजें जो है आपको फॉलो करनी है बेटा, इन एवरी वे पॉसिबल। इसको जरूर करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आर यू गोइंग टू फॉलो इट और नॉट, ओके। एंड जो मैंने डेली टारगेट्स वाली बात कही है वो तो कभी भी करना मत भूलना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करो, बिकॉज दिस इज गोना हेल्प यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो बच्चों अगर 360 आउट ऑफ 360 इज योर टारगेट, तो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोना हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल, तो कम ऑन कमेंट करो एंड हाँ मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कौन सी लाऊं, ठीक है। एंड लाइक करो सेशन को यार, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ओके। एंड यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड, और क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, जो तो मैं लेकर आऊंगी वापस से आपके लिए इतनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी। तब तक के लिए बच्चों जस्ट डू योर बेस्ट, ओके, एंड ऑल द बेस्ट टू माई ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, बिकॉज बच्चे आप में दम है वो एक MBBS की सीट लेने की। तो बस इंतजार किस बात का कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग योर बेस्ट। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो रीस्टार्ट करो, ठीक है, और विथ दैट जुनून एंड विथ दैट एनर्जी दैट यू हैव, ठीक है,
और अगर पहली बार कर रहे हो तो बेटा जुनून तो होगा ही ऑब्वियसली। और हम अगर यार डॉक्टर बनने वाले तो इतना जुनून तो रखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि फ्यूचर लाइफ में भी अपने को हमेशा एक एनर्जी तो रहनी चाहिए ना, एक मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना। अगर कमी लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आऊँगी आपके लिए मोटिवेशन लेकर। ठीक है बच्चों, तो मोटिवेशन यही रखो कि यार सपने देखो। जस्ट इमेजिन कि अगर आप डॉक्टर बन गए, अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए तो आपकी फैमिली में वो पहला डॉक्टर, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, हाउ हैप्पी दे विल बी। ओके, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन जिसका मतलब क्या ही बताऊं, नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब यू नो डॉक्टर्स आर कंपेयर्ड विद गॉड, सो एज यू कैन सी दैट्स हाउ प्रेस्टिजियस प्रोफेशन इट इज। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो जरूर लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर वीडियो को। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन एंड आई विल बी कमिंग विद सच मोर वीडियोस, सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।